ईरान और इजराइल एक दूसरे के साथ ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कि वो एक दूसरे को दुनिया के नक्शे से ही मिटा दें। लेकिन एक समय हुआ करता था जब ईरान और इजराइल एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ मित्र थे। बहुत सारे लोग इजराइल से ईरान जाते थे और ईरान से इजराइल भी आते थे। तेल अवीव से फ्लाइट उड़ता था और तेहरान में लैंड करता था। लेकिन आज इन्हीं जगहों के ऊपर डेथ टू इजराइल और ईरान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है ऐसे नारे लग रहे हैं। दोस्ती से लेकर दुश्मनी तक का ये जो पूरा सफर है ये इतना ज्यादा इंटेंस है कि इसके ऊपर एक पूरी वेब सीरीज बन सकती है। तो दोस्ती से दुश्मनी तक का ये जो पूरा ट्रांजिशन है ये आखिर आया कैसे, चलिए इसी को आज मैं आपको समझाता हूँ। 1948 में जब इजराइल बना तो पूरे दुनिया भर से जो जूस थे वो इजराइल वापस आ रहे थे, अपने कंट्री में आ रहे थे, अपने जमीन पे आ रहे थे। लेकिन वहीं पे जो मुस्लिम कंट्रीज थे वो इजराइल के एग्जिस्टेंस को नकार रहे थे। वो ये नकारते थे कि इजराइल तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इजराइल के जैसा कोई कंट्री है ही नहीं। लेकिन वहीं पे दूसरी साइड में एक मुस्लिम कंट्री ऐसा भी था जो कि इजराइल को सपोर्ट कर रहा था, ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली। हालांकि इस लिस्ट में टर्की का भी नाम है लेकिन हम बात कर रहे हैं ईरान की। ऊपर से ऑफिशियली कहा जाता था कि हम इजराइल को सपोर्ट नहीं करते, ना हम रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इजराइल और इस कंट्री के अंदर घनिष्ठ मित्रता थी। जिस तरीके से इजराइल का इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, जो कि पूरे दुनिया भर में अपने दुश्मनों को ढूंढ कर मारने के लिए फेमस है, ठीक उसी तरीके से ईरान का भी अपना इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसको कहते हैं सावक। एक तरफ जहां मोसाद और सावक एक दूसरे के साथ मिलकर स्पाई नेटवर्क चला रहे थे, वहीं पे दूसरी तरफ ईरान के अंदर इजराइल की एम्बेसी भी थी। और इजराइल की एम्बेसी ईरान के अंदर एकदम रॉयल स्टाइल में चलती थी। इजराइल के लोग ईरान में जाते थे और वहां पे घर खरीदते थे। इजराइल के बिजनेसमैन ईरान जाते थे, वहां पे बिजनेस करते थे। यहाँ तक कि ईरान के लोग इजरायली मूवीज को भी पसंद करते थे, जैसे कि 1977 का ऑपरेशन थंडरबोल्ट। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताना चाहूंगा। कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे देश के लोग हमारे ही संस्कृति को फॉलो नहीं करते, हमारे वेद पुराणों को फॉलो नहीं करते, लेकिन अमेरिका की यूनिवर्सिटी दुनिया भर के स्टूडेंट्स को हमारे वेद और हमारे उपनिषदों का ज्ञान दे रही है। मैं बात कर रहा हूँ IHU यानी कि इंटरनेशनल हिंदू यूनिवर्सिटी की, जो कि USA फ्लोरिडा में बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट पोस्ट सेकेंडरी डिग्री ग्रांटिंग इंस्टीट्यूशन है, जिसको कि फ्लोरिडा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से रिकॉग्निशन मिला हुआ है। ये अपने स्टूडेंट्स को वैदिक सनातन धर्म से जुड़े कई सब्जेक्ट्स की डिग्री और सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से आप ऑनलाइन ही हिंदू फिलोसफी, योगा और आयुर्वेद जैसे सब्जेक्ट्स में मास्टर्स डिग्री ले सकते हैं। और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ फीस भी कम है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस इन कोर्सेज का लाभ उठा सके। लेकिन अगर आप मास्टर्स नहीं भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लासिकल डांस, मेडिटेशन, होम्योपैथी और नेचुरल हेल्थ साइंस जैसे फील्ड्स में भी सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। नेचुरल हेल्थ साइंस का कोर्स अभी जस्ट यहाँ पे ऐड हुआ है, जहाँ पे कि आप डॉक्टर अरुण शर्मा के गाइडेंस में पढ़ेंगे। इस चीज के अलावा यहाँ पे आप और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में PhD भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पे जो भी कोर्सेज करेंगे उनका आपको क्रेडिट स्कोर भी मिलेगा, जो कि आपके ओवरऑल एकेडमिक प्रोफाइल को इनहेंस करता है। अभी तक 1.5 मिलियन से भी ज्यादा स्टूडेंट्स IHU के डिफरेंट कोर्सेज में रजिस्टर हो चुके हैं। तो अगर आप चाहे तो आप इस मूवमेंट का हिस्सा बन सकते हैं और IHU के साथ जुड़कर वैदिक तरीकों से डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो आप IHU के वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। तो वापिस आते हैं हमारे इजराइल ईरान के दोस्ती से दुश्मनी तक के सफर में। तो उस समय पे ईरान का डिक्टेटर हुआ करता था मोहम्मद रजा पहलवी, जिसको कि द शाह के नाम से भी जाना जाता था। ये इस तरीके का व्यक्ति था जो चाहता था कि उसका देश मॉडर्न बने, उसका देश आगे बढ़े, उसके देश के लोग पढ़ाई करें, उसके देश के लोग बिजनेस करें, प्रॉफिट कमाएं, उसकी देश की जो औरतें हैं वो आगे बढ़े, वो पढ़ाई करें। और इसलिए इसने अपने देश की औरतों को वोट करने का अधिकार दिया। इसने एजुकेशन और हेल्थ केयर के ऊपर एक्सपेंसेस किए और साथ में अपने देश के डिफेंस के लिए एक बहुत पावरफुल आर्मी बनाई। अब ये जो शाह था ये इजराइल से बहुत ज्यादा प्रेरित था। ये चाहता था कि इजराइल जिस तरीके से प्रगति कर रहा है ठीक उसी तरीके से उसका देश भी प्रगति करे। और साथ ही में इजराइल भी चाहता था कि भाई एक मुस्लिम अलाय उसके साथ हो, ताकि अरब्स को वो जवाब दे सके। अब दोनों देशों के अंदर दोस्ती है तो भाई लेन देन की भी काम चलेगी। जब भी दो दोस्त होते हैं तो उनके बीच में आदान प्रदान होता है, कभी कोई खर्चा पानी करता है, कभी दूसरा खर्चा पानी करता है। तो यहाँ पे भी ईरान और इजराइल के बीच में सेम चीज हो रही थी। ईरान अपने देश से तेल भेजता था इजराइल के लिए और वहीं पे इजराइल दूसरी तरफ से ईरान
ईरान को अपनी टेक्नोलॉजी देता था, ईरान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में उनकी हेल्प करता था। उस समय पे इजराइल की एक कंपनी ने ईरान के अंदर $14 करोड़ का एक डैम भी बनाया था और ईरान के अंदर ऑलमोस्ट 1 लाख ज्यूज ईरानियंस के साथ पीसफुली रहा करते थे। यहाँ तक कि कई इजरायली जूस जो कि बिजनेसमैन थे वो ईरान के अंदर यूरोप से भी ज्यादा इज्जत से रह रहे थे। मोसाद जो कि इजराइल का इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसने सवक जो कि ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसको ट्रेनिंग भी कई बार दी है। 1958 में स्विट्जरलैंड में ईरान और इजराइल के जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं वो मिलते हैं और यहाँ पे मोसाद के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो सावक के ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग देते हैं। मोसाद ने सावक को काउंटर इंसर्जेंसी, इंटरोगेशन और सर्विलेंस जैसे चीजों में ट्रेनिंग प्रोवाइड की। मोसाद और सावक ने मिलकर कई सारे ऑपरेशंस भी कंडक्ट किए, जैसे कि इन दोनों ने मिलकर जो अरब नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहा था उसके ऊपर स्पाइंग कर रहे थे। ईरान ने इजराइल के इंटेलिजेंस को अपने टेरिटरी के अंदर चुपचाप काम करने दिया। 1977 से 1979 तक एक ऑपरेशन चला जो कि एक बहुत खुफिया ऑपरेशन था और इजराइल और ईरान का ये मोस्ट एडवांस ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन में लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स बनाए जा रहे थे और इस सिस्टम को बनाया जा रहा था इजरायली गैब्रियल मिसाइल सिस्टम के ऊपर, लेकिन इसको मॉडिफाई किया जा रहा था ताकि ईरान इसको अपने तरीके से इस्तेमाल कर सके। यहाँ तक कि कुछ जगहों पर यह भी मेंशन किया गया है कि ये जो मिसाइल बनाए जा रहे थे इसके साथ जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है उनको भी टेस्ट किया जा रहा था। और इस पूरे ऑपरेशन के दौरान इजराइल ने जो भी टेक्नोलॉजी या फिर जो इक्विपमेंट्स कह लीजिए वो सब ईरान को दिया था, उसके बदले में ईरान ने $280 मिलियन इजराइल को दिए। लेकिन ये डॉलर में पेमेंट नहीं हुआ था, ये पेमेंट हुआ था ऑयल में और इजराइल को इसी चीज की जरूरत थी क्योंकि बाकी के जो अरब कंट्रीज है वो इजराइल को तेल बेचते नहीं है। तो ये जो $280 मिलियन ईरान ने इजराइल को दिए, इसके बदले में इजराइल ने उन्हें दिया ब्लूप्रिंट, मिसाइल और साथ ही साथ टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग भी। लेकिन शाह का जो ईरान था वहां सिर्फ एक तरीके का ईरान नहीं था, वहां पे 2 डिविजन्स क्रिएट हो चुके थे ईरान के अंदर। एक ईरान वो था जो कि मॉडर्नाइज था, जो पढ़ाई लिखाई करता था, जो कि लिबरल था, जो ये सोचता था कि हमें मॉडर्नाइज होना है, हमें आगे बढ़ना है। लेकिन वहीं पे ईरान का एक दूसरा साइड था जो कि बेरोजगार था, जिनके पास की पैसे नहीं थे, जिनके पास भूखमरी से परेशान थे और स्लम्स में रहते थे। ईरान का जो नॉर्थ पार्ट था वो रिच लाइफस्टाइल जी रहा था और वहीं पे जो साउथ पार्ट था वो एकदम स्लम में रहने वाले लोग थे। और ये जो डिवीजन था एक दिन आगे जाकर टूट जाता है और फिर होता है तख्ता पलट। 1979 में तख्ता पलट होता है और शाह को अपनी जान बचाने के लिए ईरान से भागना पड़ता है। अब यहीं पे शाह की गद्दी पे बैठता है एग्जाइल से वापस आया हुआ एक इस्लामिक रेडिकल क्लेरिक जिसका नाम है अयतुल्ला खोमेनी। शुरू में ईरान के लोगों को लगा कि ये जो खोमेनी है ये हमारा सिर्फ एक स्पिरिचुअल गुरु होगा, सिर्फ हमारा एक स्पिरिचुअल लीडर होगा, हमारे देश को नहीं चलाएगा। लेकिन धीरे धीरे खोमेनी ने पूरे ईरान को अपने कंट्रोल में ले लिया और पूरे ईरान को इस्लामाइज कर दिया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1979 में ईरान के अंदर तख्ता पलट होता है, तो उस समय पे जो इजरायली इंजीनियर्स थे वो ईरान छोड़कर वापस इजराइल आ जाते हैं और साथ में बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो भी लेकर चले जाते हैं। लेकिन ईरान के पास फिर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स बच जाते हैं जिनका इस्तेमाल शायद वो आज भी कर रहा है। यहीं से जो इजराइल और ईरान के रिश्ते थे वो खट्टे होने शुरू हो गए थे। इजराइल के जो रास्ते थे ईरान तक जाने के वो बंद हो गए थे। इजराइल की जो एम्बेसी थी ईरान के अंदर उनको पैलेस्टीनियंस के हवाले कर दिया गया। जो जूइश फैमिली ईरान में बचे हुए थे वो अंडरग्राउंड हो गए ताकि अपनी जान बचा सके और जो लोग ईरान से नहीं भाग पाए ईरान के अंदर उन्हें कैदी बना लिया गया। इजराइल भी शौक में था कि रातों रात जो हमारे साथ दोस्ती के साथ एक टेबल पे बैठता था अब वो हमारा दुश्मन बन चुका है। जहाँ पे कि हमारे बिजनेसमैन पैसा कमाते थे, रिच लाइफस्टाइल जीते थे, अब वहीं से डेथ टू इजराइल के नारे लग रहे हैं। लेकिन इजराइल और ईरान की दोस्ती यहाँ पे खत्म नहीं होती है। सबको यही लगता है कि खोमेनी के आने के बाद से इजराइल और ईरान के अंदर दोस्ती पूरी खत्म हो गई थी, बट ऐसा नहीं था। 1980s में सद्दाम हुसैन ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया जिसका कि नतीजा था ईरान इराक वॉर। तो यहाँ पे इजराइल ने क्या किया कि ईरान इराक वॉर में इजराइल ने ईरान की हेल्प की, उनको वेपन सप्लाई किए। अब ये जो ईरान इराक वॉर हो रहा था उसमें इजराइल इसलिए हेल्प कर रहा था क्योंकि इजराइल के लिए सद्दाम हुसैन ज्यादा बड़ा थ्रेट था ईरान के मुकाबले। इजराइल ने ईरान को F4 फैंटम जेट्स के स्पेयर पार्ट्स दिए, आर्टिलरी शेल्स दिए, मोटर्स दिए, TOW एंटी टैंक मिसाइल्स दिए, एयरक्राफ्ट टायर्स दिए और साथ में और भी बहुत सारे एक्सेसरीज दिए। ये जो आर्म्स वगैरह ईरान को प्रोवाइड किए गए थे वो डायरेक्ट नहीं प्रोवाइड किए गए थे, वो अलग अलग कंट्रीज से होकर ईरान तक पहुंचे थे। वो बेल्जियम, पोर्टुगल और यहाँ तक कि कई केसेस में अर्जेंटीना से भी होकर गए थे। अब इन सभी शिपमेंट्स में से एक जो शिपमेंट था वो क्रैश भी हो गया था, जो न्यूज में भी आया था। एक शिपमेंट जो कि अर्जेंटीना से होकर ईरान जाने वाला था वो क्रैश हो गया। लेकिन आगे चलकर 1986 में ये जो पूरा नेक्सस था, ये जो अंदर ही अंदर दोस्ती चल रही थी, ये जाकर एक्सपोज हो जाता है। अब इसी के बाद पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है।
यहाँ पे जो सोवियत यूनियन था उसका पतन हो जाता है और यहाँ पे एक सोल सबसे सुपर पावर बनकर उभरता है अमेरिका। और शायद इसी टर्निंग पॉइंट के बाद इजराइल और ईरान के रास्ते अलग हो जाते हैं। इजराइल अब अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था, अमेरिका के साथ लॉबिंग चल रही थी और वहीं पे ईरान का झुकाव रशिया की तरफ हो जाता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे इजराइल और ईरान के बीच में पहले प्रॉक्सी वार शुरू होता है, फिर कोल्ड वॉर शुरू होता है, फिर शैडो वार चलता है और फिर अब जो कि आप देख रहे हो डायरेक्ट वॉर में दोनों इंगेज हो चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट वॉर के बारे में बात नहीं करेंगे, मैं आपको कुछ और चीजें बताने वाला हूं जो कि ईरान और यूएसए के बीच में हुआ। आप जानकर चौंक हो जाओगे कि 2001 से लेकर 2003 के बीच में ईरान चाहता था कि अमेरिका के साथ उसके पीस टॉक्स हो। यहां तक कि ईरान ने अमेरिका की हेल्प भी की थी, लेकिन अमेरिका ने ईरान के पीठ में छुरा भोंक दिया था। आप सब लोग 9/11 के बारे में तो जानते ही होंगे, द फेमस टेररिस्ट अटैक। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी है। जो ट्विन टावर्स गिरे थे वो एक्चुअली में गिरे नहीं थे बल्कि गिराए गए थे, क्योंकि इतनी मजबूती से बना हुआ ट्विन टावर्स प्लेन के टकराने से ही कैसे गिर सकता है। खैर इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल आते हैं हमारे ईरान और यूएसए के बीच में। तो 9/11 अटैक के बाद अमेरिका पूरी तरह से ओसामा बिन लादेन को असासिनेट करने के पीछे लग गया था। हर तरफ से वो इंटेलिजेंस गैदर कर रहा था, जितनी भी चीजें हो सकती है उन सबको वो गैदर करने में लगा हुआ था। और यहीं पे अमेरिका की हेल्प करता है ईरान। ईरान ने अमेरिका की हेल्प की मैप्स के जरिए, इंटेलिजेंस के जरिए, जो तालिबान का नेक्सस है उसके जरिए। अंदर ही अंदर अमेरिका ईरान से हेल्प ले रहा था, जितनी भी हेल्प हो सकता है सब ले रहा था। लेकिन ऊपर से जॉर्ज बुश, जो कि उस समय पे अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, वो कहते हैं कि ईरान इज पार्ट ऑफ एक्सिस ऑफ एविल। ईरान के एक डिप्लोमेट ने भी कहा था कि हम लोगों ने तो मदद की, लेकिन फिर भी अमेरिका ने हमारे पीठ में खंजर भोंक दिया। 2003 में ईरान ने अमेरिका को एक ग्रैंड बार्गेन भी ऑफर किया था, जिसमें कि ईरान का कहना था कि हम फुल न्यूक्लियर ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, हिजबुल्लाह जो कि आतंकवादी संगठन है उसके ऊपर हम प्रेशर बना के रखेंगे, इजराइल के साथ भी हम लोग इनडायरेक्ट पीस के लिए बात करेंगे और साथ ही साथ अमेरिका के साथ भी हम लोग डिप्लोमेटिक टाइज बनाएंगे। अब ये जो पूरा ग्रैंड बार्गेन ऑफर था ये स्विस बैंक के एम्बेसडर के द्वारा दिया गया था। पर उस समय पे डिक चेनी का कहना था कि वी डोंट टॉक टू एविल। अगर उस समय पे ये डील कंप्लीट हो जाती है, सब कुछ फाइनल हो जाता, तो शायद ये जो रूप हमें देखने के लिए मिल रहा है और ये जो वॉर हमें आप देखने के लिए मिल रहा है शायद ये ना हो रहा होता। तो ये था पूरा हिस्ट्री की कैसे इजराइल और ईरान की जो दोस्ती थी वो धीरे धीरे दुश्मनी में बदल गई। और अगर आप चाहते हैं कि अभी जो करंट सिचुएशन है, अमेरिका वॉर में कूद चुका है, तो ईरान और इजराइल के बीच में ये जो वॉर है इसका पूरा डिटेल्ड ब्रेकडाउन में लेकर आऊं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।